बच्चों, इस वीडियो में हम आपको थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। डिफरेंट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, डिफरेंट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स जो है एनर्जी चेंज के बारे में बात करती है, रिएक्शंस की फिजिबिलिटी के बारे में बात करती है, और भी बहुत सारे टर्म्स को डिस्क्राइब करते हैं, है ना। तो अगर आप थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करोगे तो उसमें आपको तीन लॉज मिलेंगे जिनको कहा जाता है डिफरेंट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, देयर आर थ्री लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मेनली। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम बात करेंगे। ये है क्या? देखिए, इट इज अ वर्जन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक वर्जन है। काय के लिए? एडेप्टेड फॉर थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स, यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स के लिए एडॉप्ट किया गया एक स्पेसिफिक फॉर्म है। काहे का? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ठीक है, तो क्या है इसका स्टेटमेंट? पहले हम इसके स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। क्या है इसका स्टेटमेंट? इट स्टेट्स दैट द एनर्जी कैन नॉट बी created or destroyed. Only transformation is possible. एनर्जी को ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं, इसका सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये मेन स्टेटमेंट है। काय का है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको हम एक और स्टेटमेंट की टर्म में डिस्क्राइब करते हैं। इन अदर वर्ड्स, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बी कांस्टेंट ऑलवेज। यानी सिस्टम अगर आइसोलेटेड है तो उसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है। व्हाई? आइसोलेटेड का मतलब ही होता है कि जो अपनी सराउंडिंग से टोटली आइसोलेट हो। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो जब कोई चेंज ही नहीं हो रहा, ट्रांसफर ही नहीं पॉसिबल है, तो एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगी ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस W, or delta E is equal to Q minus W, where Q heat energy given to the system, delta U or delta E change in internal energy of the system, and W work done by the system. यानी हम जब किसी सिस्टम को कुछ हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वो हीट एनर्जी जो सप्लाई की गई है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। उसका एक पार्ट जो है इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में इन्वॉल्व होता है, और दूसरा पार्ट जो है वर्क करने में इन्वॉल्व होता है, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू और डेल्टा ई इज इक्वल टू Q minus W when W is work done by the system। लेकिन ऐसा भी हो जाता है कि एनर्जी सप्लाई करें तो वर्क डन ऑन द सिस्टम भी होता है, तो हम यहां पे बात करेंगे इफ W be work done on the system then work done is negative, so it becomes delta U is equal to Q plus W और delta E is equal to Q plus W। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थ्योरेटिकल एंड मैथमेटिकल। अब हम यहां पर उन बातों पर गौर करेंगे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। ठीक है, तो
उनको हमने क्या नाम दिया है, उन बातों को हमने क्या नाम दिया है, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी ये क्या क्या डिस्क्राइब करने में अनेबल है। इट इज अनेबल टू प्रिडिक्ट द फीजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन और अ प्रोसेस। यानी एक रिएक्शन या एक प्रोसेस होगी कि नहीं होगी, इसको प्रिडिक्ट नहीं करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट इज अनेबल टू प्रिडिक्ट द फीजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन और अ प्रोसेस। ठीक है। सेकेंड वन, इट इज अनेबल टू डिस्क्राइब दैट व्हाई हीट इज नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। जब कभी भी दो बॉडीज को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा जाए तो हीट ट्रांसफर हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी होता है। दिस इज नेचुरल फैक्ट। ठीक है। कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी ट्रांसफर नहीं होता। इसका एक्सप्लेनेशन हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से नहीं मिलता है। इट इज अनेबल टू डिस्क्राइब दैट व्हाई हीट एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। थर्ड वन, it is unable to describe that why a physical or a chemical changes are proceeded in natural directions only। यानी जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस होते हैं तो ये नेचुरल डायरेक्शन में क्यों प्रोसीड करते हैं, इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाया कौन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और लास्ट वन, इट इज अनेबल टू डिस्क्राइब दैट व्हाई होल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज नॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट वर्क। यानी जितनी हीट एनर्जी किसी सिस्टम को सप्लाई की गई है, दी गई है, वो सारी की सारी वर्क में काहे कन्वर्ट नहीं होती है। इसका रीजन भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्क्राइब नहीं करता है। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। चलो हम बहुत बात करते हैं। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करे, सम फैक्ट्स अबाउट थर्मोडायनेमिक processes cannot be explained by first law of thermodynamics, so second law is needed in thermodynamics। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, थर्मोडायनेमिक सिस्टम से रिलेटेड कुछ फैक्ट को एक्सप्लेन करने में अनेबल रहा, जो कि हमने अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिमिटेशंस के बारे में बात की। वो लिमिटेशंस हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसलिए हमें जरूरत पड़ी, क्या जरूरत पड़ी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। यानी अगर आपसे सवाल ये किया जाए कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत क्यों है, व्हाई सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नीडेड, तो इसको आप बता दीजिए कि a number of fact are some fact about thermodynamic processes and thermodynamic systems cannot be explained by first law of thermodynamics, और फिर सारे के सारे limitations लिख दीजिए। so we needed second law of thermodynamics in second law of thermodynamics। ठीक है। चलिए, लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा लॉ है, इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं, ढेर सारे स्टेटमेंट्स हैं। उनमें से कुछ सिंपल से स्टेटमेंट्स के बारे में हम बात, मेन और सिंपल स्टेटमेंट्स के बारे में हम बात आपसे करते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर दिस लॉ, सेकेंड लॉ। क्या है, ऑल स्पॉन्टेनियस, फर्स्ट स्टेटमेंट जो हम सिंपलेस्ट स्टेटमेंट हम बारे में बात करते हैं, क्या है, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। स्पॉन्टेनियस का मतलब नेचुरल प्रोसेसेस, स्पॉन्टेनियस का मतलब नेचुरल प्रोसेसेस, स्पॉन्टेनियस का मतलब नेचुरल प्रोसेसेस। क्या मतलब होता है नेचुरल प्रोसेसेस का? मतलब ये है कि जो नेचुरली होती हैं, नेचुरली इनिशिएट भी हो जाती है, नेचुरली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रन करना स्टार्ट करती है, या फिर कभी कभार हम क्या करें, उनको इनिशिएट करते हैं फिर भी अपने आप चलती रहती हैं, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कहलाती हैं। जैसे पानी लुढ़क गया तो ऊपर से नीचे की तरफ चलता चला जा रहा है, तो ये प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। माना कि लकड़ी अपने आप नहीं जलती है, लेकिन एक बार लकड़ी को आप जला दें तो फिर वो जलती रहती है ना।
ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं। तो जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं ये सब की सब कैसी होती हैं? इर्रिवर्सिबल। पानी लुढ़क गया, ऊपर से नीचे चला गया, अपने आप नीचे से ऊपर थोड़ी ना आ जाएगा। ये लकड़ी में आग लग गई, लकड़ी जल गई, लकड़ी जल गई तो ये अपने आप फिर से वो जली हुई लकड़ी फिर से लकड़ी थोड़ी ना बन जाएगी, नहीं बनेगी ना। इर्रिवर्सिबल, ये है जो मेन स्टेटमेंट होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं वे सारे के सारे इर्रिवर्सिबल होते हैं। कुछ एक और फॉर्म्स के बारे में हम बात कर ले। इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल एफर्ट, फ्लो ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर is not possible automatically, is not possible is not possible automatically। फिर से सुन लीजिए, in absence of any external effort, flow of heat energy from low temperature to high temperature is not possible automatically। यानी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर अपने आप हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तो ऑटोमेटिकली होती नेचुरली, लेकिन लो से हाई नहीं। हाँ, एक्सटर्नल एफर्ट अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हम हीट एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। और भी देख लें स्टेटमेंट इनके। ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस ऑलवेज। ये स्टेटमेंट जो है एंट्रोपी से रिलेटेड है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट एंट्रोपी से रिलेटेड है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होती हैं उनकी वजह से यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है, हमेशा इंक्रीज होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, एक और स्टेटमेंट है, ये भी एंट्रोपी से रिलेटेड है, ये भी एंट्रोपी से रिलेटेड है। होल एंट्रोपी ऑफ नोन यूनिवर्स, यानी नोन यूनिवर्स की जो टोटल एंट्रोपी है, होल एंट्रोपी है, वो क्या हो रही है? वो लगातार बढ़ रही है, इंक्रीजिंग टू मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम की तरफ ये कंटिन्यूअसली रेगुलरली इंक्रीज हो रही है। किसकी? होल एंट्रोपी। किसकी? नॉन यूनिवर्स की। क्या हो रही है? लगातार बढ़ रही है, कंटिन्यूअसली रेगुलरली बढ़ती चली जा रही है। कहां की तरफ? मैक्सिमम की तरफ। ठीक है, मैक्सिमम का मतलब जो मैक्सिमम पॉसिबल एंट्रोपी हो सकती है, जिसकी कोई लिमिट अभी हम लोगों को जानकारी में नहीं है, उसकी तरफ ये कंटिन्यूअसली भागती चली जा रही है, रन करती चली जा रही है। मींस होल एंट्रोपी ऑफ नॉन यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग टू मैक्सिमम रेगुलरली। ठीक है, ये 3-4 हमने स्टेटमेंट्स रखे हैं, तो और भी बहुत सारे, ये 3-4 स्टेटमेंट्स याद रखना बहुत काफी है। अब बात हम करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे रिलेटेड है? सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात कर लें। इट इज रिलेटेड टू एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स। एब्सोल्यूट एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी यानी अगर हम चाहें तो हम इमेजिन करना चाहें ये कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी जो है किसी सिस्टम की एंट्रोपी क्या है एक पर्टिकुलर स्टेट में, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वास्तव में एंट्रोपी है क्या? डिसऑर्डर, रेंडमनेस, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल्स। अगर किसी सब्सटेंस के बारे में बात करें तो उसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, जिससे भी वो बना है उनकी ऑर्डर के बारे में बात करें और डिसऑर्डर के बारे में। डिसऑर्डर क्या होता है? इरेगुलरिटी इन कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल्स। उसका जो मेजर होता है उसको एंट्रोपी कहा जाता है। एब्सोल्यूट एंट्रोपी का मतलब है अगर हम एक पर्टिकुलर कंडीशन में मेजर कर सकें किसी सिस्टम की एंट्रोपी तो वो एब्सोल्यूट एंट्रोपी है। तो थर्ड लॉ जो है वो एब्सोल्यूट एंट्रोपी को डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करते हैं। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल्स का एक पर्टिकुलर रेगुलर पैटर्न होता है, इनफाइनाइटली। किसी भी एंड से किसी दूसरे एंड तक चले जाइए उस सॉलिड में, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल्स का जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, प्रॉपरली अरेंज्ड पार्टिकल्स होते हैं। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे माना कि ये पार्टिकल्स ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करते हैं सॉलिड में। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्टिकल्स आर नॉट मूविंग हियर एंड देयर,
दे आर नॉट मूविंग इन सर्कुलर पाथ और ऑन इट्स एक्सिस, यानी ना भी अपने एक्सिस पे मूव करते हैं, ना ट्रांसलेटरी मोशन करते हैं, ना रोटेटरी मोशन करते, दे कैन वाइब्रेट ओनली। भाई वाइब्रेशनल मोशन उनकी जरूर होती है। वाइब्रेशनल मोशन होती है तो थोड़ी सी वाइब्रेशन हो रहा है, इधर से उधर जा रहे हैं, तो क्या होता है, मतलब उनमें कुछ डिसऑर्डर है, कुछ डिसऑर्डर है। तो ये लॉ कहता है कि अगर हम एब्सोल्यूट जीरो पर पहुंचे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर पहुंचे, जीरो केल्विन टेम्परेचर पर हम पहुंचे, जीरो टेम्परेचर को कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पर अगर हम मेजर करें तो किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए जो एंट्रोपी होती है, एब्सोल्यूट एंट्रोपी जो होती है, वो जीरो ली जा सकती है, मानी जा सकती है, कंसीडर की जा सकती है। इसी के बेस पे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है। क्या है, देख लो। इट स्टेट्स दैट the entropy of perfectly crystalline solids may be taken zero at the absolute zero temperature, means zero Kelvin temperature। इसको हम दूसरे तरीके से बात कर सकते हैं, रिवर्स गियर में बात कर सकते हैं। इट कैन बी स्टेटेड दैट a perfectly crystalline solid has a perfect order of constitutional particles, mean there is no disorder, there is no randomness in particles in perfectly crystalline solid at absolute zero of temperature। absolute zero of temperature पे अगर हम बात करें तो किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में उसके पार्टिकल्स परफेक्टली ऑर्डर्ड होते हैं। ठीक है, so these are three laws of thermodynamics, first, second and third। ठीक है, फर्स्ट और केवल फर्स्ट के हमें लिमिटेशंस की जरूरत है, सेकंड और थर्ड के लिमिटेशंस की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है।